सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें विश्व की नदियां से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे तथा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। करा जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पूछा गया जल के आयतन के आधार पर, ऐसा नहीं पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नदियाँ। तो लंबी नदियाँ वो अलग है, लेकिन आयतन जो सबसे ज़्यादा आयतन ग्रहण कर कर चलने वाली नदियाँ हैं वो है अमेजन नदी, वो ऑप्शन नंबर डी में। अब यह अमेजन नदी लंबाई के हिसाब से भी देखा जाए तो यह काफ़ी बड़े नदियां हैं, विश्व के दूसरे नंबर पर आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आयतन के हिसाब से ग्रहण करने वाली नदियां हैं, चौड़ाई जो अपने साथ लेकर सबसे ज़्यादा चलती है वो है अमेजन नदी। और यह अमेजन नदी जो बहती है वह ब्राज़ील होते हुए यानी कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया ये सभी क्षेत्र में यह बहती है। मतलब कहने का मतलब आप देखा जाए कि जो ये अमेजन नदी है इसकी चौड़ाई लगभग 144 किलोमीटर प्लस ही है। अमेजन के जो वर्षा वन है दुनिया के सबसे बड़े वनों में आते हैं। इसमें कुल 70 लाख वर्ग किलोमीटर अमेजन अमेजन के जो जंगल हैं वो धरती के लिए जो है मतलब एक संतुलन का काम करते हैं, पर्यावरण संतुलन के रूप में काम करते हैं। इसलिए वह बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। इसलिए उसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन का जो वर्षा वन है उसे कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने जाना। तो आप ध्यान में देंगे यह दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है जो आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदियां हैं। लंबाई इसकी 6400 किलोमीटर है और सबसे बड़ी लंबाई में वह नील नदी होगा जो आगे हम लोग जो ऑप्शन नंबर 1 में इसमें देखेंगे 6650 किलोमीटर जो विश्व की सबसे लंबी नदियाँ होगी जो अफ्रीका महादेश में बढ़ेगी। फिर आप देखेंगे कि यूएसए में मिसिसिपी नदी होगा जो सबसे बड़ी नदियाँ होगी। फिर यांगसी नदी होगा जो चीन में देखेंगे। तो इस तरह से इन सभी नदियों पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली है वह अमेजन नदी है, जिसमें से जो अमेजन के जो वर्षा वन है मतलब 40% कवर कर रहा है यह पूरे ये अमेजन नदी वर्षा वन, जिसके कारण ये जो पर्यावरण के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं अमेजन का वर्षा वन। इसलिए इसे धरती का फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है। दो में देखिए निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो अब यह भ्रंश घाटी, भ्रंश कहने का मतलब है यह अपने साथ गाद लेकर नहीं आती है, यानी कि यह पहाड़ी भागों से गुजरती है। जिसमें से हम लोगों ने देखा था ना, भारत में चर्चा किए थे तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां थी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती थी और डेल्टा नहीं बनाती थी। ठीक वही यहाँ पर है, नदी भ्रंश घाटी से होकर जो गुजरने वाली नदी है वह हो जाएगा राइन नदी। ऑप्शन में अब राइन, अब आपके माइंड में होगा राइन नदी कहाँ है। तो राइन नदी की बात किया है, जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। अब सबसे लंबी की बात की जाए तो जर्मनी में देखा जाए यह 1233 किलोमीटर है, जर्मनी की लंबी नदी है। यह कहाँ से, यह आप देखा जाए स्विट्जरलैंड और जर्मनी के जो बॉर्डर है ना वही उत्तरी भाग में आप देखेंगे वहाँ से निकल कर यह क्या होती है उत्तरी सागर में यानी कि ऊपर जाकर यह उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे राइन नदी के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। बोल्गा नदी, अब बोल्गा नदी के बारे में, यह बोल्गा नदी पहले है कहाँ। तो बोल्गा नदी रूस यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से जाना जाता है, खासकर यूरोप की सबसे लंबी नदी यह 3645 किलोमीटर की है। तो ध्यान में रखिएगा, राइन जो था जर्मनी की सबसे लंबी नदी था, जो हम लोगों ने देखा था किस तरह से वह स्विट्जरलैंड और जर्मनी जो है और फ्रांस होते हुए वो उत्तरी सागर में गिर रही थी। जो स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस है, कहने का मतलब वही बॉर्डर से वो वहाँ से क्या होती है वो क्रिएट होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बोल्गा नदी के बारे में जान रहे थे। तो बोल्गा नदी जो है यह जो क्या है यूरोप की सबसे लंबी, यूरोप तथा रूस की सबसे लंबी नदियों में है जो 3645 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 3550 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा 3550 किलोमीटर प्लस ही बोल्गा नदी है। और यह बोल्गा नदी क्या होती है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह क्या है यूरोप में ही यानी रूस में ही है। रूस का जो एक स्थान है वल्डार पहाड़ी है, यहाँ से वल्डार पहाड़ी होते हुए यह आकर कहाँ गिर जाती है, यह कैस्पियन सागर में आकर, यही कैस्पियन सागर जब हम लोग चर्चा किए थे कि कैस्पियन सागर का जो बॉर्डर टच करता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान टच नहीं करता, नीचे ईरान करता है। तो ये सभी क्षेत्र जो उसे टच कर रहा था तो कैस्पियन सागर में आकर कहाँ गिर जाती है, यह बोल्गा नदी जो रूस की सबसे लंबी नदियों में से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो वह सभ्यता मिस्र की सभ्यता। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले हम लोग जानेंगे नील नदी के बारे में। जानेंगे कि जो नील है यह संसार की सबसे लंबी नदियां हैं, जिसकी चर्चा ऊपर भी किए थे, जो 6600 यानी 6650 किलोमीटर की सबसे लंबी नदियों में से विश्व की सबसे लंबी नदी आती है। और जो इसका उद्गम होता है यह कहाँ से होता है, यह विक्टोरिया जलप्रपात से होता है। तो ध्यान में रखिएगा
एक विक्टोरिया झील था और एक विक्टोरिया क्या था, जलप्रपात था। तो यह विक्टोरिया जलप्रपात नहीं है, विक्टोरिया झील जो है, यह विक्टोरिया झील स्थित कहाँ है, यह युगांडा, तंजानिया और केनिया में अवस्थित है विक्टोरिया झील। यहीं से युगांडा से होते हुए इसका उद्गम होता है, किसका, नील नदी का। युगांडा हो गया, उसके बाद इधर इथोपिया हो गया, सूडान हो गया और मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में जाकर नील नदी गिर जाती है और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से जानी जाती है। तो वहीं पर क्या होता है, अब विश्व की सबसे लंबी नदियों में आप मिस्र में जाएंगे तो इसी नील नदी पर आसवन बांध बनाया गया है, जो कि बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, सिंचाई के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए यह बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह मिस्र की सभ्यता, यानी मिस्र को क्या कहा जाता है, मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी पर हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इस नदी को मिस्र देश के प्रसिद्ध आसवन बांध भी बनाया गया है, इसलिए इस देश को मिस्र की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा यूरोप की नदियाँ, अब यूरोप में देखना, तो यूरोप में हम लोगों ने अभी चर्चा की है, वो एक वोल्गा नदी आया था। उसके बाद एक यूरोप में ही था जो जर्मनी का राइन नदी था, यूरोप में ही आ रहा था। तो लेकिन कह रहा कि कौन सा नदी जो कोयला नदी के रूप में जाना जाता है, वही राइन नदी, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे ऊपर में, कि राइन नदी है जो यूरोप के कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। यह कहाँ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप देखा जाए, और स्विट्जरलैंड हो गया, और किसकी सीमा पर, स्विट्जरलैंड के जस्ट ऊपर जर्मनी है, वही जर्मनी की, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। जो हम लोगों ने क्या देखा था कि स्विट्जरलैंड हो गया, उसके बाद जर्मनी हो गया, और एक देश कौन था, ये फ्रांस होते हुए उत्तरी सागर में जाकर यह कोयला नदी ये राइन नदी गिर जाती है। कोयला नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, यूरोप के लिए। आप आगे देखेंगे कि आप देखेंगे कि यह जो यूरोप के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसके कारण व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण। इस नदी में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे जाने वाले सामान का 4/5 भाग कोयला इसी से जाता है, लोहा, अनाज इत्यादि यहीं से जाता है। यह जो है विश्व की व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक इसे माना जाता है, किसको, राइन नदी को। तो इसी कारण से राइन नदी को क्या कहा जाता है, कोयला नदी भी कहा जाता है, और विश्व की सबसे व्यस्त नदियों में से कौन नदी, यही राइन नदी भी आता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। देखिए ऑप्शन में नील है, मिसिसिपी है, तो मिसिसिपी का हम लोग जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मिस्र नदी, ये मिसिसिपी नदी किस तरीके से क्या होती है, मिनेसोटा राज्य में, और ये एस्टोरिया एक कर झील आएगा, इटास्का झील वहाँ से निर्मित होगी, और वह कहाँ आकर गिरेगी, मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरी। तो मिसिसिपी झील की चर्चा आगे होगी, तो आप ध्यान में रखिएगा। यूरोप में कोयला नदी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों से होकर यह राइन नदी गुजरती है, तथा यह जो है इस नदी में आगे जाने वाले सामान का 4/5 भाग कोयला इससे जाता है, और इत्यादि भी जाता, लोहा, अनाज जैसे इन सभी का व्यापार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी में अब आ जाइए। यूरोप में हम लोगों ने अभी चर्चा किया, एक चर्चा की है कि यूरोप की जो रूस में है वहाँ से होकर कौन, वोल्गा नदी निकलती है। वोल्गा नदी जो 3600 समथिंग किलोमीटर, यानी 3550 यानी 3550 से प्लस किलोमीटर यह लंबी नदी है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो सबसे लंबी नदी होगा वह वोल्गा नदी होगा। हालांकि राइन भी है, लेकिन राइन का तो लंबाई कम था। ये जर्मनी का तो जो हम लोगों ने देखा था 1233 किलोमीटर था। उसके बाद राइन के बाद एक कौन था नदी, डेन्यूब की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो हो जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा वह वोल्गा नदी हो जाएगा। अब देखिए डेन्यूब आया, तो डेन्यूब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, डेन्यूब नदी किस तरह से, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर यह विलय होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आठ में करा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर हम लोगों ने देखा था यूरोप के सबसे लंबी नदी में वोल्गा नदी आ रहा था, और यह वोल्गा नदी कहाँ था, यह वोल्गा नदी बोल्डार पहाड़ी था, रूस के भागों से आकर वह कैस्पियन सागर में उत्तरी भागों से आकर मिल रहा था, विलय हो रहा था कैस्पियन सागर में। यह भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि जो वोल्गा नदी किस सागर में आकर मिलती है, विलय होती है, तो वह ध्यान में रखिएगा। कैस्पियन सागर यहाँ पर कह रहा है कि 2 बार विषुवत रेखाओं को काटती है, जायरे, नाइजर, नील और मेजन। यह जो नदी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जायर नदी। अब जायर नदी को ही हम लोग कांगो नदी कहते हैं। यही कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी। यह दक्षिण अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका नहीं, यह अफ्रीका महादेश में आपको देखने को मिलेगा। कौन, जायर नदी। तो जायर नदी को ही कांगो नदी कहा जाता है। अमेजन के बाद इसको जायर नदी को दूसरी सबसे बड़ी जल ग्रहण
क्षमता वाली नदी के रूप में इसे जाना जाता है। अफ्रीका में नील के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्यों भाई? नील की अगर देखा जाए अफ्रीका की बात की जाए तो 6650 के बाद साथ ही विश्व के पहले नंबर पर था। और यह जो जायरे नदी है यह अफ्रीका में अगर खाली ले लिया जाए, विश्व में नहीं, विश्व में तो सेकेंड नंबर पर अमेजन ही आ जाता हुआ 6400 किलोमीटर के साथ। लेकिन अगर अफ्रीका की बात की जाए तो यह 4700 किलोमीटर के दूसरे नंबर पर जायरे नदी आ जाती है। तो ध्यान में रखेगा, यह पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट पहाड़ी पठारों से निकलती है। यह जो पूर्वी अफ्रीका जिस प्रकार से इस प्रकार से अफ्रीका, यह पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट पहाड़ी भागों से निकलती है और विषुवत रेखा को 2 बार, एक बार यहाँ काटेगी फिर यहाँ काटेगी, 2 बार काटते हुए वह क्या करेगी? भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए वह अटलांटिक महासागर यानी कि जो इधर है पश्चिमी साइड में अटलांटिक महासागर में विलय हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने जाना किसके बारे में? ये जाना हम लोगों ने जायरे, जिसे कांगो नदी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 9 में हम लोग देखते हैं, 9 में करा पराना और पराग्वे नदियां के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब पराना और पराग्वे नदियां कहाँ हैं? अब हम लोग ये पहले जानेंगे। देखिए जो पराना नदियां हैं, अगर पराना की बात की जाए तो यह कहाँ है? यह ब्राज़ील के पठार के मध्यवर्ती भाग में। अब ब्राज़ील आपको पता ही होगा ये दक्षिण अमेरिका में है। तो जो ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग से पराना नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियाँ वही है, पराना की ही सहायक नदियाँ पराग्वे नदियाँ। आप अगर देखेंगे ये तो हो गया ब्राज़ील हो गया, नीचे अर्जेंटीना हो गया। तो ये अर्जेंटीना के उत्तरी भाग से इधर इधर से पराना आएगा, इधर से पराग्वे आएगा और नीचे से एक और नदियाँ आता है, उसका नाम देखिए उरुग्वे नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या करती है? जो धारा का निर्माण करती है वह करती है ये ला प्लाटा धारा। ये ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी होती है? वह ला प्लाटा धारा के नाम से जानते। इधर से पराना आया, इधर से पराग्वे आया और इधर से उरुग्वे आया। ये तीनों नदियाँ अर्जेंटीना के उत्तरी सीमा पर जो बनाती है मिलकर वह ला प्लाटा बनाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप हुआ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समीप हुआ है। अभी हम लोग एक प्रश्न देखे थे कि कौन ऐसा नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही थी, तो वो हम लोगों ने जायरे, जिसे कांगो नदी था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका जो उद्गम क्षेत्र पूर्ववर्ती मध्यवर्ती पठारी क्षेत्रों से होकर वह क्या होती है? वह हम लोगों ने देखा कि अटलांटिक महासागर में वह विलय हो रही थी। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप हुआ? अब भूमध्य रेखा के समीप याद करिए, अमेजन। अमेजन का तो चर्चा हम लोग किए, कहाँ? यह दक्षिण अमेरिका में। यह भूमध्य रेखा की अगर बात की जाए तो वह ऊपर है, इसके काफ़ी ऊपर। नील नदी, अब नील नदी थोड़ा विचार करिए, नील नदी कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकला और यह विक्टोरिया झील युगांडा, केनिया, तंजानिया के बीच में अवस्थित है और यहीं से विक्टोरिया झील हुआ। और यह जो विक्टोरिया झील है यह भूमध्य रेखा के करीब से ही है, तो यह नील नदी हो जाएगा, जो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। और चीन की सभ्यता के रूप में भी इस नील नदी को भी जाना जाता है, मिस्र की सभ्यता के रूप में। तो यह भी ध्यान में आप रखेंगे। जेम्बेंजी नदी और इरावती नदी, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यही जेम्बेंजी नदी है जो मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी है, वो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटेगी। और ये जेम्बेंबी नदी हम लोग देखेंगे, ये जेम्बेंजी नदी है। इस जेम्बेंजी नदी में जो है ये 2 क्या है, एक विक्टोरिया जलप्रपात, ये जो विक्टोरिया झील था ना, अभी नीचे जेम्बेंजी नदी है, इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, चौड़ाई के क्षेत्र में यह जलप्रपात, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस तरह से अवस्थित है, कहाँ पर? वह हो गया जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया हो गया, वहीं वहीं अवस्थित है ना विक्टोरिया जलप्रपात। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जिम्बाब्वे, जाम्बिया और कहिए कि उसी के बीच में अवस्थित है। तो ये हो गया जेम्बेंजी नदी पर जो अवस्थित है, उसकी चर्चा हम लोग किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब भूमध्य रेखा के समीप जो उद्गम हुआ वह नील नदी का हुआ। नेक्स्ट 11 में हम लोग आते हैं, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती यानी कि विश्वास के विरुद्ध में है, जिसे सोचा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस नदी को चीन का शोक नदी भी कहा जाता है। तो वह नदी है वांगहो नदी। वांगहो नदी। अब हम लोग जानते हैं वांगहो नदी के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि यह कहाँ है, कब उसका उद्गम होता है। वांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब इस पीली नदी भी वांगो नदी को कहा जाता है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वांगो नदी का, यह चीन से होकर बहने वाली नदी है। यह दूसरे नंबर पर, चीन के यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी, यानी 5464 के बाद। अब पहला नदी कौन है सबसे लंबा चीन के? हुआ आ जाता है 6300 यांगसी नदी। वह विश्व वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर भी आती है, क्योंकि अमेजन के बाद 6400, इसका 6300 यांगसी नदी। तो वही चीन की अगर बात किया तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदियों में से 5464 किलोमीटर के साथ आती है। दुनिया का छठा देखा जाए पीली नदी बेसिन के रूप में चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल इसी वांगहो नदी को उद्गम स्थल पर माना जाता है कि चीन का सभ्यता इसी पर विकास हुआ। हालांकि अक्सर यह विनाशकारी बाढ़ों के कारण भी जाना जाता है, इसलिए चीन का शोक के रूप में भी इस नदी को जाना जाता है। विश्व की सबसे अधिक विनाशकारी विश्वासघाती नदी है यह, मकर रेखा को
अच्छा, ये विश्वासघाती नदी है, यह मकर रेखा को, ये नहीं, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वांगो नदी जो चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदियां हैं, अब यह निकल कर कहाँ कर किस तरह से इसका उद्गम क्षेत्र था वह भी हम लोगों ने देखा कि यह कहाँ से निकल कर कहाँ जाकर विलय हो जाती है, पीला सागर में जाकर गिरती है। ध्यान में रखिएगा, वांगो नदी है जो चीन के पश्चिमी किंघाई प्रांत, जो पश्चिमी प्रांत है ना चीन का, यहाँ किंघाई प्रांत से निकलकर ये पीला सागर में, ये दोनों नदियाँ पीला सागर में विलय होगी, एक यांगसी नदी भी और ये वांगो नदी भी। नेक्स्ट देखिए, 12 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार, काफी अच्छा प्रश्न है। दोनों विषुवत रेखा को भी 2 बार काटने वाली मकर रेखा दोनों अफ्रीका महादेश में ही अवस्थित है। जो भूमध्य रेखा को काट रहा था वह कौन था, वह था जायरे कांगो नदी था। और मकर रेखा जो नीचे है 23.5 डिग्री, लिम्पोपो नदी, यही लिम्पोपो नदी है जो क्या कर रहा है, वह मकर रेखा को 2 बार काट रहा है। तो आइए लिम्पोपो के बारे में जानते हैं। यह मध्य अफ्रीका का प्रमुख नदी है जिसे घड़ियाल नदी भी कहकर क्या कहा जाता है, इसका संबोधन किया जाता है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम क्षेत्र बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर है, यानी जो दक्षिण अफ्रीका का सीमा है और बोत्सवाना है वहीं पर इसका उद्गम स्थान है। किसका, लिम्पोपो नदी का है। तो ध्यान में रखिएगा, यही दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना लिम्पोपो नदी वहाँ से जहाँ पर वह उसका क्या है सीमा है, वहाँ से उद्गम होती है और जाकर वह हिंद महासागर में विलय हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 13 में यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा, यूरोप व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, यानी किस नदी को यूरोपीय व्यापार की टेम्स, राइन, वोल्गा, सीन। आशा करते हैं आप इस प्रश्न से परिचित ही होंगे। किस नदी को यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है, तो वह राइन नदी होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, यह राइन नदी क्या था, कोयला नदी के रूप में भी जाना जा रहा था। उसके बाद विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदियों में सबसे यूरोप में तो लंबी नदी वोल्गा था ये। तो इस तरह से ये जो था कोयला नदी, क्योंकि यह 4/5 भाग आगे जाने पर यह विभिन्न औद्योगिक नगरों से भी होकर यह गुजर रहा था। तो यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा वह राइन नदी को जाना जाता है। तो यह वही राइन नदी है जिसका हम लोगों ने देखा था कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये स्विट्जरलैंड हो गया और ये जर्मनी हो गया, यही था ना, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित कैनस्टेंस एक झील है, कैनस्टेंस झील है, वहीं से निकलकर यह उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। टेम्स है, राइन है, सीने है, सबकी चर्चा करेंगे। यही सीने नदी के कारण फ्रांस का जो राजधानी पेरिस अवस्थित है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लंदन टेम्स नदी किनारे है। एक महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी, तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। ज़्यादा नहीं लंबाई है, लगभग 335 किलोमीटर के आसपास में ही। बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा कहकर पुकारा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वह ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यह क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की, पहला सिंधु के बाद दूसरे नंबर पर 1900 किलोमीटर के साथ यह ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास में, अब यह मानसरोवर कहाँ आपको पता होगा ना, तिब्बत है, तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर, वहीं से इसका उद्गम क्षेत्र। जब यह तिब्बत के पठार में चलती है तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और चीन में इसे यारलू तसांग के रूप में जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में यह एंट्री करती है तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और असम के बाद जब बांग्लादेश में करती है तो यह इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि तो अब फिर वह जब गंगा की धारा से मिलती है तो मेघना बन जाती है। गंगा की धारा वही बांग्लादेश में क्या कहलाती है, वह पद्मा कहलाती है। तो इस प्रकार से इस हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से बहती है और कितना किलोमीटर की तय करती है। बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे ज़्यादा जो अधिकतम अपनी दूरियां तय करती है वह तिब्बत के पठारी चीन में ही कर लेती है, लगभग आधे से अधिक भाग का। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से होकर नहीं बहती। अब हम लोग जानेंगे मेकांग नदी ये अवस्थित है कहाँ, कहाँ से होकर गुजरती। तो मेकांग नदी देखा जाए वह चीन तिब्बत से होकर शुरू होती है, यानी चीन के यूनान प्रांत से होकर होते हुए, चीन के यूनान प्रांत से होते हुए यूनान के बाद फिर म्यांमार में घुसेगी। म्यांमार के नीचे आप आइए तो थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर लाओस है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो ऑप्शन में क्या है, म्यांमार है, चीन है, चीन से बिल्कुल होकर गुजर रही है, चीन के यूनान प्रांत से होकर गुजर रही है। उसके बाद क्या हो रही है, थाईलैंड में प्रवेश कर रही है, तो थाईलैंड भी होगा, ऑप्शन में नहीं है। थाईलैंड के बाद उसके ऊपर जस्ट लाओस है। बोला जाता है थाईलैंड और लाओस को सीमा का भी ये निर्धारण करती है कौन, मेकांग नदी। फिर आ जाइए लाओस के नीचे आ जाइए कंबोडिया, तो यह कंबोडिया से भी होकर गुजर रही है। और उसके बाद हो गया आके कहाँ हो रही है, यह किस में मिल रही है, यानी कि आप कह दीजिए इसको ये यानी हिंद महासागर में आ रही है, वही हिंद महासागर के अब धारा जो कर लीजिए। अब ये जो आकर मिलेगी इधर हो जाएगा अंडमान सागर हो जाएगा और उधर हो जाएगा मतलब ये कहिए दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर तो बस नीचे ही आ रहा है, तो वहीं पर आकर इसका मिल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा।
तो यह हो जाएगा मलेशिया से होकर नहीं गुजर रही है। मलेशिया ये नीचे आ रहा है, मलेशिया से पहले ही वह क्या हो जा रही है, हिंद महासागर में वह विलय हो रही है। हिंद महासागर का सबसे उत्तरी भाग है वहाँ, आप थोड़ा सा आप क्या बढ़ेंगे, पूर्वी भाग में बढ़ेंगे तो दक्षिणी चीन सागर के रूप में वो जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है? अब तेल नदी का रहा राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। अभी हम लोगों ने देखा था कि राइन नदी को कोयला नदी के रूप में जाना जा रहा था, अब यहाँ पर तेल नदी की बात उठी है तो वह हो जाएगा नाइजर नदी। नाइजर नदी नील और कांगो के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में है। यह लोमा पर्वत से निकलकर समुद्र के विमुख होकर दक्षिण सहारा में 2600 मील बहने के पश्चात यह दक्षिण की ओर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नाइजर नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है, वह लामा पर्वत से निकलकर वो विमुख होते हुए, यानी जो ये आप देखेंगे लामा पर्वत, आप कहाँ आ जाइए, आप आ जाइए माली के क्षेत्र में आ जाइए, नाइजर है ना, तो आप आ जाइए आपको वही माली से नीचे वाले गिनी वाले क्षेत्र में आ जाइए। यहाँ से होते हुए यह दक्षिण की ओर क्या करती है, कांगो होगा ना, कांगो नहीं कहिए, नाइजीरिया कहिए, नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में यह गिर जाती है, इसलिए इसे तेल की नदी भी नाइजर नदी को कहा जाता है। तो दिमाग ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी सहारा में 2600 मील बहने के पश्चात हुआ दक्षिणी सहारा में भी यह 2600 मील की दूरी तय कर लेती है कौन, नाइजर नदी पश्चात फिर वह गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी यह अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के यह क्षेत्र गिनी की खाड़ी हो गया, इधर हो गया अफ्रीका के, इधर हो गया अंध महासागर हो गया और इधर हिंद महासागर हो गया। चलिए आ जाइए, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? तब रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, नीपर है, निस्टर है, डॉन है, बोल्गा है। तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी बोल्गा नदी है, जो हम लोगों ने देखा कि यह 3650 कहिए या 3550 यानी 3500 प्लस किलोमीटर की लंबी नदियां हैं, जो क्या होती है, जो रूस से वाल्डार पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से आकर वह कैस्पियन सागर में विलय हो रही थी। तो यह बोल्गा नदी है, जो रूस की सबसे लंबी नदी में भी जाना जाता है। लाल नदी किस देश में? अब एक हम लोग जाने थे लाल नदी, जैसे ही रेड रिवर की बात आती है तो लाल सागर का माइंड में प्रश्न उठता है, क्योंकि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए जो कृत्रिम रूप से नहर बनाया गया था वो स्वेज नहर था, जिसका निर्माण 1854 ईस्वी में किया गया था, पूरा हुआ था 1859 ईस्वी को। किस तरह से पहले वो क्या होता है, मिस्र होता है, केनिया, इन सभी के बीच में होता है, फिर ब्रिटिश ले लेता है, फिर ब्रिटिश से मिस्र के हाथों में आता है। तो वो चर्चा हम लोग किए थे, किस तरह से उस समय वायसराय कौन होते हैं, किसके समय में वो इस तरह से होता है, फिर वो लड़ता है 1888-89 में, फिर पूरी तरह से मिस्र में आ जाता। तो ये है, वो था लाल सागर था, तो वो अलग है। लाल सागर से हम लोगों ने देखा था थोड़ा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में बहने पर मृत सागर था, है ना, वो जॉर्डन, फिर जॉर्डन नदी था, इसी में बह रहा था, जो मृत सागर में आकर मिल रहा था। वो चर्चा अलग है, क्योंकि ये लाल सागर से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने चर्चा। लाल नदी है, लाल नदी यह चीन में बहती। अब आइए लाल नदी के बारे में जानते हैं, किस देश से होकर? ऑप्शन में थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार और वियतनाम। तो यह चीन के वियतनाम से होकर लाल सागर, और यह कहाँ जाकर विलय हो जाती है? आप देखेंगे कि जो लाल नदी है वह 1149 किलोमीटर लंबी नदी है, जो दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण हो गया और पश्चिम चीन के यूनचन के उत्तरी वियतनाम से निकलकर वह टोकिन की खाड़ी तक बहती है। ये टोकिन की खाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, टोकिन की खाड़ी जो दक्षिणी चीन सागर है ना, आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो टोकिन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो वही है, दक्षिण पश्चिम चीन से वियतनाम से होते हुए वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? टोकिन की खाड़ी। तो आप ध्यान में रखिएगा, टोकिन की खाड़ी कुछ ज़्यादा है नहीं वो इतना। दक्षिणी चीन सागर में आप जैसे ही जाएंगे तो हैनान द्वीप है ना, दक्षिणी चीन सागर इधर हो गया हैनान द्वीप, वहीं पर टोकन की खाड़ी मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, लाल नदी वह क्या है? वियतनाम है, जो दक्षिण, जो चीन के कहाँ से निकल रहा था? दक्षिण पश्चिम के उत्तरी वियतनाम से। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में होकर नहीं बहती? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो एशिया की मेकांग नदी है वो कहाँ से होकर बह जाती है? जो तिब्बत से शुरू होती है, तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान हो गया, यूनान प्रांत हो गया, फिर उसके बाद म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के ऊपर लाओस हो गया, उसके बाद कंबोडिया हो गया, इससे होकर गुजरती है। और यह जो मेकांग नदी है वो बोला जाता है थाईलैंड और लाओस जो है उसकी सीमा का भी निर्धारण यह करती है। तो क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा यह चीन का हो जाएगा, कौन सा प्रांत? यूनान प्रांत, यूनान चीन आ गया, चलिए चीन होगा। उसके बाद म्यांमार ऑप्शन में नहीं, म्यांमार भी होगा। उसके बाद थाईलैंड भी ऑप्शन में नहीं है, तो थाईलैंड भी होगा। उसके बाद लाओस भी होगा, कंबोडिया, मलेशिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब बी, मेकांग नदी नहीं गुजरती। सीन नदी कहाँ बहती है? देखिए, इसी की चर्चा हम लोग पहले किए थे कि जो सीन नदी है, इसी सीन नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? वह है
लंदन बसा हुआ है। तो आइए सीन नदी कहाँ बहती है ये हम लोग देख लेते हैं। सीन नदी फ्रांस में बहने वाली नदी है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा ये फ्रांस कहाँ है, तो आपको यूरोप में जाएंगे तो आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा, है ना। जो आप एक प्रश्न हम लोग देखे थे ना कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो सीमा था वहाँ से राइन नदी निकल रही थी, तो ये हो गया स्विट्जरलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, और इसी के जस्ट पूर्वी भाग में आपको फ्रांस मिलेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा जो सीन नदी है वह फ्रांस में बहने वाली नदी, उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर हो गया पश्चिम ही डिजोन क्षेत्र है, यहीं से इसका उद्गम क्षेत्र है। कम्यून उत्तर पश्चिम के कम्यून में है और इंग्लिश चैनल में जाकर यह गिरती है। क्या होती है सीन नदी कहाँ करेगी यह उत्तर पश्चिम में, फ्रांस के उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम की एक जगह है कम्यूनन से, वहाँ से उद्गम होती है और इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। और आपको बता दें कि जो पेरिस है सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे पेरिस शहर सीन नदी के किनारे ही बात है। शायद हम लंदन बोल दिए थे ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती। आइए जब विश्व के महाद्वीप भी हम लोग पढ़े थे तो मर्रे डार्लिंग की चर्चा हुई थी कि मर्रे डार्लिंग नदियाँ कहाँ हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बता दें कि मर्रे के बारे में, मर्रे जो है वह क्या है, मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, 2595 किलोमीटर है। यह निकलती कहाँ से, आप अगर आप देखेंगे आप आ जाइए, ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप देखेंगे इस तरह से पूर्वी और दक्षिणी भाग में देखेंगे कौन सा ग्रेट डिवाइडेड रेंज, जो आल्प्स पर्वत है वही ग्रेट डिवाइडेड रेंज के इधर पूर्वी हो गया पश्चिमी, यही पश्चिमी भाग से मर्रे और डार्लिंग नदियाँ निकलती है और दोनों जाकर एक दूसरे में विलय हो जाती है। मर्रे सबसे लंबी नदी वह 2595 के रूप में है, 2595 का ही है, और डार्लिंग 1442 है। ये दोनों नदियाँ संयुक्त धारा के रूप में मर्रे डार्लिंग के रूप में जानी जाती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व विस्तृत मरुस्थल से गुजरती। काफी अच्छा प्रश्न है कि कौन नदी है जो मिलने से पूर्व यानी समुद्र में मिलने से विस्तृत नदी से गुजरती है, विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, यानी बहुत बड़े मरुस्थल का सामना करना। मिसिसिपी नदी, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, किए भी है। मिसिसिपी नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी होगी, 3700 समथिंग किलोमीटर के साथ होगी। अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदियां हैं, तथा वह क्या है आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदियां हैं। वांगो नदी यह विश्वासघाती नदी है, चीन की नदी है के रूप में वांगो नदी है, विश्वासघाती नदी के रूप में यह जाना जाता है। उसके बाद कोलोराडो, तो यह कह रहा है कि कौन ऐसा नदी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह कोलोराडो नदी होगा। अब आपके मन में उठ रहा हो कि कोलोराडो नदी कहाँ पर है, तो आइए हम लोग कोलोराडो नदी के बारे में जानते हैं। कोलोराडो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब रॉकी पर्वत कहाँ है वह याद रखिए, यूएसए में आ जाइए, यूएसए में रॉकी पर्वत है जो कि सेकेंड नंबर पर वही आ रहा है ना 4800 किलोमीटर के साथ लंबाई पे। और सबसे ज़्यादा कौन था, एंडीज पर्वत था, वह लगभग 7000 या 8000 किलोमीटर की लंबाई में था, पहला नंबर पर सबसे विस्तृत में आ रहा था लंबाई में। तो यह रॉकी पर्वत, कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट के पास से निकलती है। जो माउंट एल्बर्ट है ना रॉकी पर्वत, वहीं से निकलती है और विस्तृत मरुस्थल होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। अब आपको ध्यान में रखना होगा कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर है, वही आपको कैलिफोर्निया कहाँ देखने को मिल जाएगा, मैक्सिको की जो खाड़ी है ना, तो मैक्सिको की खाड़ी से जस्ट आप देखेंगे तो आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी देखने को मिल जाएगा। यानी जैसे देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया फ्लोरिडा हो गया, इस तरह से ये हो गया ना, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी और इधर हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है ना इस तरह से, ये जो नीचे वाला मैक्सिको वाला क्षेत्र आ रहा था ना, यहाँ मैक्सिको वाला क्षेत्र यहाँ से, तो यहीं पर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी देखने को मिलेगा। तो यही है विस्तृत मरुस्थल। अब आपके माइंड में कोलोराडो नदी ठीक है, हुआ कौन सा मरुस्थल को लेकर गुजरती है, सोचिए यहीं पर कोलोराडो है, एरिजोन मरुस्थल भी हो जाएगा, कुछ क्षेत्र मोजो मरुस्थल भी आ जाएगा। तो इन दोनों से होकर यह गुजरेगी कौन, यह गुजरेगी कोलोराडो नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि नदी में मिलने से पूर्व विस्तृत मरुस्थल कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहाँ बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। जो हम लोगों ने जाना कि रॉकी पर्वत के कौन था साउंट एल्बर्ट के से निकलकर हुआ क्या करती है, कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है, अब आ जाइए, नील नदी का उद्गम क्षेत्र हम लोगों ने देखा था, वह विक्टोरिया झील था जो युगांडा, तंजानिया, केनिया के मध्य यानी भूमध्य सागर के पास उद्गम हो रहा था, जिसमें ब्लू नील, व्हाइट नील इसका सहायक नदियाँ था, और वह भूमध्य सागर में मिस्र होते हुए जाकर गुजर रहा था, इसलिए मिस्र की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, अब जॉर्डन की चर्चा हम लोग करेंगे। जॉर्डन नदी, अब देखिए अभी चर्चा किए थे कि ये लाल सागर कहाँ पर है, अब ध्यान करिए, इधर लाल सागर ईरान हो गया और इधर हो गया
ये अफ्रीका हो गया। तो यही है लाल सागर। तो यह लाल सागर हो गया। यही लाल सागर को भूमध्य सागर से कृत्रिम रूप से नहर बनाया गया, स्वेज नहर। और यही उत्तर पूर्वी में जाएंगे तो आपको मृत सागर मिलेगा। और यही इजराइल से होते हुए एक जॉर्डन नदी होगा जो मृत सागर में आकर मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वांगो नदी किस में गिरती है? वांगो नदी याद करिए। वांगो नदी क्या है? चीन का विश्वासघाती नदी के रूप में जाना जाता है वांगो नदी को, क्योंकि यह विनाशकारी बाढ़ इत्यादि के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। अब इस वांगो नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ था? किंघाई प्रांत था। चीन का किंघाई, पश्चिमी चीन है ना, जैसे ये चीन जो फैला हुआ था, तो पश्चिमी चीन के किंघाई प्रांत से उद्गम होकर यह क्या करती है? बोहे सागर में 9 चीन प्रांतों से होकर क्या करती है? लगभग ये चीन की सबसे दूसरी लंबी नदी जो 5664 किलोमीटर के साथ है, पीली सागर में जाकर यह विलय हो जाती है। दोनों, एक यांगसी नदी था और ये वांगो नदी था। यांगसी चीन का सबसे लंबी नदी 63 किलोमीटर। तो ये किस में गिरती है? जाके पीली सागर में। अगर यांगसी नदी भी पूछता तो वह भी पीली सागर में, दोनों जाकर गिर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर काला सागर में गिरता है? अब यूरोपीय नदी है ब्लैक फॉरेस्ट। अब याद करिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो आपको यह ध्यान में आएगा जो ब्लैक फॉरेस्ट से होकर गुजर रही थी वह डेन्यूब नदी थी, जो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। अब जर्मनी कहाँ है? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि स्विट्ज़रलैंड के जस्ट ऊपर क्या था? इधर जर्मनी था और उसके ठीक पूर्वी भाग में आपको फ्रांस देखने को मिल रहा था, तो वहीं पर है। तो वही है जर्मनी, जो है जर्मनी से होकर क्या होती है? वहीं पर ब्लैक फॉरेस्ट है। और वही ब्लैक फॉरेस्ट से होकर क्या होती है? कौन सी यूरोपीय नदी काला ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है? वह हो जाएगा डेन्यूब नदी। तो एक बार आप मैप को जरूर पास में रखेंगे, क्योंकि मैप अगर रखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ से हुआ था। ये स्विट्ज़रलैंड था, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर इधर फ्रांस था, इधर जर्मनी, इधर सॉरी क्या था? ये था स्विट्ज़रलैंड था ना, ये फ्रांस था और इधर जर्मनी था। यही फ्रांस और जर्मनी से एक कौन सा नदी निकल रहा था? राइन नदी निकल रहा था, जो कहाँ विलय हो रहा था? जाकर उत्तरी सागर में हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर, तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट तो है, यह भी जर्मनी में ही है। तो ध्यान में रखेंगे जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से दनाव सोन एशियान कस्बे के पास से शुरू होकर यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई, ये कौन है? डेन्यूब नदी है, जो दक्षिण, यह हो गया यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर दक्षिण पूर्व, यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकला ना दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण हो गया और पूर्व, यहाँ से होते हुए लगभग ये 10 देशों से होकर गुजरेगी डेन्यूब नदी, है ना। तो वह जाकर क्या करेगी? वो कहाँ जाकर मिलेगी? अब याद करिए, डेन्यूब नदी काला सागर में आकर मिलेगी। तो यह भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा कि वो 10 शहर में से कुछ शहर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा गया कि डेन्यूब नदी कहाँ से होकर गुजरती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होकर गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया भी होकर गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया के बाद आप नीचे आ जाइए, स्लोवाकिया को भी होकर गुजरेगी, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया और ये यूक्रेन से होकर, ये सभी से होकर गुजरेगी। तो हम लोग इसकी चर्चा भी कर लेंगे कि यह जो है डेन्यूब नदी कौन कौन सा 10 देशों से होकर गुजरेगी। तो आप ध्यान में रखिएगा। और यूक्रेन और रोमानिया में यह डेल्टा बनाकर कहाँ विलय हो जाएगी? वह काला सागर में विलय हो जाएगी। तो वह हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट निकलकर वह डेन्यूब नदी, जो कितना दूरी तय करेगा? वह दूरी करेगा 2872 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, ओब नदी किस में बहती है? चलिए, ओब नदी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह हो जाएगा किस में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में। यह आप पूर्वी साइबेरिया में देखिएगा ना, ये पश्चिमी साइबेरिया, ये पश्चिमी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया। तो पश्चिमी साइबेरिया में ओब नदी, अब पूर्वी साइबेरिया में लीमा नदी आएगा, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे पूर्वी साइबेरिया में। तो यहीं से ओब नदी क्या होगा? पश्चिमी साइबेरिया से निकलेगा। और एक ओब सागर, ओब सागर को मतलब एक ओब सागर है, और ओब सागर वो जो ये सागर है जो आर्कटिक सागर का ही भाग है। तो ओब सागर के बारे में कहा जाता है कि यह क्या दुनिया के सबसे लंबी एस्चुरी मानी जाती है। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी वह होता है जो डेल्टा नहीं बनाता, यानी एस्चुरी में जो नदियां आकर मिलती है, वह जो एक मतलब इस तरह से जो निर्माण करती है वहाँ त्रिकोण का, उसमें जो गाद होता है वह गाद नहीं ठहरता, क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र अपने साथ उस गाद को लेकर प्लेन कर देती है, तो इसलिए उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो यही एस्चुरी और डेल्टा में अंतर है कि एस्चुरी गाद नहीं बना पाती है, यानी इस तरह से जो छोटे छोटे गाद बनाकर जो लकीर के अलग अलग बन जाता है ना, वो नहीं इसमें हो पाता है एस्चुरी में। वो उसको जो भी खारा पानी होता है वो खारा पानी विलय होकर उसको लेकर चली जाती है। नेक्स्ट, तो ये ओब नदियाँ हैं, तो ओब नदियाँ आर्कटिक सागर में हो जाएगा। ओब नदी है कहाँ? यह पश्चिमी साइबेरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से होते हुए वह आर्कटिक सागर यानी ओब सागर भी रहता, तो वह भी प्रश्न में सही हो जाता। वही ओब सागर है, ओब सागर आर्कटिक सागर का भाग है। ओब सागर हम लोगों ने भी जाना कि सबसे लंबी एस्चुरी मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहाँ है? ये दो तरह की नदियाँ हैं। मिसिसिपी नदी यह जो है, आइए जो मिसौरी नदी है वह मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं। ये मिसिसिपी नदियाँ हैं कहाँ? ये मिसिसिपी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, जो 3730 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील से निकलती है। मिनेसोटा राज्य आप देखेंगे ना, ये कनाडा हो गया, कनाडा
कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यहीं आप देखेंगे मिनेसाटा, और मिनेसाटा के जो बगल में है ना, यहीं पर आपको सुपीरियर झील भी मिनेसाटा राज्य में ही है। सुपीरियर झील के जस्ट थोड़ा सा आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कौन, मिनेसाटा राज्य मिलेगा। वहीं इटास्का झील से उद्गम होकर घूमकर यह दक्षिण की ओर मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरेगी और 3700 समथिंग किलोमीटर के साथ यह दूसरी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 29 के बाद हम लोग आते हैं 30 में आते हैं। 30 में करा किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए चीन का शोक अभी हम लोग देखा था वांगो नदी है, वही हांगो नदी जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, जो पश्चिमी चीन के किंघाई प्रांत से होते हुए या बोहे सागर से 9 चीन प्रांतों से खाली होते हुए 5464 के साथ चीन की दूसरी लंबी नदी पीली सागर में विलय हो जाती है। पीली नदी अपनी बेसिन के रूप में चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है और यह अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण यह क्या कहा जाता है, चीन का शोक के रूप में हांगो नदी को जाना जाता है। साल्वी नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे, यह चीन से निकलते हुए आएगा और क्या ये म्यांमार होते हुए कहाँ है, हाँ म्यांमार होते हुए वो कहाँ गिरेगा, दक्षिणी में अंडमान की खाड़ी में गिरेगा। तो चर्चा आगे करेंगे। आमूर की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आमूर है सुदूर, आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे ना, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में आमूर हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। यांगसी नदी सबसे लंबी नदी चीन की। नेक्स्ट देखते हैं कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। अब कैस्पियन सागर में आ जाइए। अभी चर्चा किए थे कि बोल्गा तो प्रसिद्ध है, ये बोल्गा ऑप्शन में है ही है। ये बोल्गा जो वॉल्डार पहाड़ी और रूस से होकर उसके सबसे लंबी नदी में से 3600 समथिंग किलोमीटर 3650 किलोमीटर के साथ बोल्गा नदी है जो रूस की सबसे लंबी नदी हुई है, कैस्पियन सागर में विलय हो जाती है। डेन्यूब नदी के बारे में जाना, यह डेन्यूब जो ब्लैक फॉरेस्ट से होकर गुजरती है 10 देशों से होकर, वो कहाँ जाकर, काला सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। दक्षिण अफ्रीका, यह अफ्रीका यहाँ इस तरह से अफ्रीका है, पहले अफ्रीका समझ लीजिए, सबसे अफ्रीका यहाँ पर अफ्रीका है और यह अफ्रीका के जस्ट ऊपर बोत्सवाना हो गया। तो इन थोड़ा सा मैप को भी ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका हो गया ना, ये बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, इस तरह से। तो दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से बहती। अब देखिए कांगो नदी, यह कांगो नदी जिसको हम लोग कांगो नदी को जायर नदी कहते थे, यह क्या था जो कांगो नदी, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही थी। यह देख रहे थे हम लोग कि मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से उत्पन्न होकर यह क्या हो रहा था, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल रहा था, तो वो अलग है। अब हो गया नाइजर नदी। अब नाइजर नदी याद करिए, नाइजर नदी कहाँ था, तो नाइजर नदी हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो गिनी की खाड़ी में विलय हो रहा था। जो नाइजर नदी है वो मतलब 2600 मील है जो सहारा में होते हुए, मरुस्थल होते हुए वो गिनी की खाड़ी में विलय हो रहा था। तो ये नाइजर नदी के बारे में देखा। नील नदी, यह जो था विक्टोरिया झील से उत्पन्न हो रहा था जो मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में थे, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका। तो ऑरेंज नदी, यही ऑरेंज नदी जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज नदी। तो आप ध्यान में रखेंगे ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए सभी की चर्चा हम लोग, ऑप्शन वाले भी चर्चा हम लोग कर लिए। अब सर और आमू याद करिए, सर आमू नदियाँ। आप क्वाइजिल कुम मरुस्थल था ना, सर जो कहाँ था, कजाकिस्तान में, याद करिए, सर कजाकिस्तान में और आमू था उज्बेकिस्तान में। तो ये सर दरिया था, ये आमू दरिया था, इसी के बीच में ना काइजिल कुम मरुस्थल था। ये सर दरिया आप याद करिए, सर दरिया कहाँ था, कजाकिस्तान, और जस्ट उसके नीचे ये था, ये सर दरिया इधर था, है ना, और इधर आमू दरिया था। तो कजाकिस्तान के जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान था। तो यही सर दरिया आमू काइजिल कुम मरुस्थल भी था और यहाँ पर नदी पूछा है, तो ये आपको कहाँ, ये सर दरिया और आमू दरिया, यह जो है सर दरिया आपको ध्यान में रखना होगा, कजाकिस्तान, और आमू दरिया उज्बेकिस्तान, ये दोनों से निकल कर क्या होती है, ये अरल सागर में गिर जाए। अब अरल सागर क्या, अरल सागर याद करिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को निर्धारण कर रहा था, यानी उसकी सीमा पर यह अवस्थित था अरल सागर। ये दोनों जाकर इसी में विलय हो जाती है, सरदरिया और आमू दरिया। तो हो जाएगा अरल सागर। यह अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर अवस्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो देखिए सर और आमू दरिया में जो सबसे लंबा है, सरी दरिया सबसे ज़्यादा लंबा है ना, तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। सिर दरिया का तो है 2212 किलोमीटर और आमू दरिया, थोड़ा आमू दरिया से ज़्यादा है लंबाई इसका आ जाता है, शायद आमू का दरिया का 2450 आ जाता है। ये देखिए लंबाई में घटते क्रम में 3 सबसे लंबी नदियाँ, सबसे लंबी नदी 3 तो ऐसा करते हैं आपको याद ही हो गया होगा। सबसे लंबी नदी नील नदी, वह 6650 के साथ, विश्व के बाद उसके बाद कौन है, अमेजन नदी 6400 किलोमीटर, और तीसरी यांगसी नदी। यांगसी नदी का चर्चा है ही नहीं क्योंकि 6300 किलोमीटर के साथ वह चीन की सबसे लंबी। अब मिसौरी मिसिसिपी आ गया, तो ये वह 3750 हो गया। सभी की तुलना में आप देख लीजिए, फर्स्ट में तो नील अमेजन जो ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिसिसिपी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदियाँ थी, जो मिनेसोटा राज्य से इटास्का झील से निर्मित होकर वहाँ से
होकर वह कहाँ मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर रही थी। चलिए डेन्यूब नदी आ ही गया। डेन्यूब नदी, यही डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है और वह 10 देशों से होकर काला सागर में जाकर गिर रही थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो 10 देश कौन कौन सा पाला, यहाँ कहाँ से निकल रहा था वो। जर्मनी से निकलते हुए ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बी, बुल्गारिया, मालदीव, यूक्रेन और रोमालिया, इन चारों से होकर। और आपको यह ध्यान में रखना होगा जो काला सागर के निकट में 2 क्षेत्र है, एक कौन है, यूक्रेन हो गया, ये रोमानिया हो गया। तो यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा बनाकर वो काला सागर में मिल जाती है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। तो जर्मनी तो बिल्कुल होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, हंगरी भी होगा, पोलैंड नहीं होगा, रोमानिया होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब 35 का। तो ध्यान में रखिएगा, पोलैंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अब एशिया में यही हो गया ना, साल्वी नदी यही है कि एशिया में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो आइए साल्वी नदी के बारे में जानते हैं। साल्वी नदी की लंबाई 3280 किलोमीटर है। तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत से होते हुए बर्मा थाईलैंड के रास्ते होते हुए, ये देखिए बर्मा हो गया और थाईलैंड हो गया। तो बर्मा और थाईलैंड के रास्ते होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, यही साल्वी नदी है और अंडमान सागर में गिर जाएगा। अब आपके उसमें होगा बर्मा और थाईलैंड, तो बिल्कुल सही बात है। भारत है, भारत के बाद म्यांमार का राजधानी बर्मा है ना, तो वही म्यांमार होते हुए तो कुछ भाग थोड़ा सा टच करेगा, इसका थाईलैंड का भी करेगा टच थोड़ा, तो फिर वो गिर जाएगा दक्षिण की ओर, अंडमान सागर की ओर। ध्यान में रखिएगा, साल्विन हो जाएगा। आमूर के बारे में चर्चा हम लोग किए थे कि आमूर क्या है, यह सुदूर पूरब, रूस के सुदूर पूरब में देखेंगे तो आमूर आपको नदी देखने को मिल जाएगा। लीना नदी क्या है, लीना नदी आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया में, और वही पश्चिमी साइबेरिया में ओब नदी था ना, और पूर्वी साइबेरिया में लीना नदी था। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, पश्चिमी साइबेरिया ओब दरिया में जो ओब सागर में जाकर आर्कटिक सागर में विलय हो रहा था, अलीना तो पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र की नदी है ये। चलिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो आधा आशा करते हैं आपको याद ही होगा। चौड़ी नदी में जो सबसे ज़्यादा जल अपने साथ आयतन ग्रहण करने वाली नदी है वो अमेजन नदी, 6400 किलोमीटर के साथ विश्व की दूसरी लंबी नदी है। और आपको यह भी बता दें, यह चौड़ाई 140 किलोमीटर है। ये अमेजन के जो वर्षा वन है सबसे बड़े वन है, यह कुल क्षेत्रफल के 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन के जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण क्या कहा जाता है, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन के जंगल को, अमेजन को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन में नील है, तो बिल्कुल नील होगा 6650 किलोमीटर के साथ। दूसरे नंबर पर अमेजन होगा, और तीसरे नंबर पर यांगसी नदी था, वांगो था 5464 किलोमीटर से। चौथे नंबर पर इस तरह से था। आमूर तो हम लोग अभी चर्चा किए कि आमूर नदी क्या है, यह रूस के सुदूर पूर्व में देखने पर आपको यह मिल जाएगा। 39 में किस देश को यूफ्रेटस और टिग्रस नदियां बहती, किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रस नदियां, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यूफ्रेटस टिग्रस यह तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक और ईरान होते हुए। अब आप ऑप्शन में तुर्की तो नहीं है, ईरान भी है, इराक भी है, ईरान, इराक और कुवैत भी है। कुवैत ये चारों से होकर बहती है, लेकिन जो मैक्सिमम इसका भाग है ना वह इराक से ही होकर गुजरती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आप अगर आंसर देखेंगे तो इराक ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र है जो इराक से होकर गुजरती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब यूफ्रेटस और टिग्रस नदियाँ वह इराक दिया है, क्योंकि आप तुर्की के नीचे जब पाएंगे ना तो आपको इराक ही देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको माइंड में जल्दी ही याद होगा, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे। तो मैप जरूर रखकर ही आप इसको पढ़ें। यहाँ तुर्की हो जाएगा, तुर्की के नीचे आप आएंगे तो ईरान हो जाएगा इधर, और इधर इराक हो जाएगा। तो इराक से इसका मैक्सिमम भाग इधर कर। 40 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है। अब नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है, यानी नील नदी में अपवाह नहीं होता। अब हम लोग पहले देखेंगे नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील कहाँ था, केनिया, तंजानिया, युगांडा के था, यहीं से उत्पन्न हो रहा था, जो कि आप देखेंगे तो युगांडा से होते हुए पहले नंबर पर युगांडा, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद सूडान, और उसके बाद मिस्र होते हुए। चाड नहीं था, चाड है उसका आंसर। इसी प्रश्न का सही आंसर चाड हो जाएगा। चाड क्या था, चाड याद करिए, चाड झील हम लोगों ने देखा था ना, वो चाड आपको मध्य एशिया में देखने को मिल जाएगा, है ना, चाड नदी भी था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो देखिए क्या नील नदी है, नहीं है। नील के बाद क्या अमेजन का स्थान है, तो अमेजन है, तो बिल्कुल अमेजन होगा। अमेजन क्या है, अमेजन तो दूसरे नंबर पर जरूर है, साथ में यह आयतन के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी भी है, सबसे अपने साथ सबसे ज़्यादा यह पानी को लेकर चलती है अमेजन नदी। इसमें से हम लोगों ने देखा था यह विश्व के पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील, अमेजन, मिसिसिपी और गंगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो वह हो जाएगा अमेजन नदी हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का पूछा गया तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, जो ब्राज़ील हो गया और कौन कौन क्षेत्र हो गया,
ब्राज़ील ले लीजिए, पेरू ले लीजिए, कोलंबिया ले लीजिए, वेनेजुएला, बोलिविया, इन सभी क्षेत्रों में यह मतलब कह रहे हैं ना 70 लाख वर्ग किलोमीटर को यह कवर करता है अपने साथ में कुल क्षेत्रफल का। और जो एक पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के कारण ना अमेजन के वर्षावन को जंगल ये पर्यावरण का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, उस देश को इंगित करे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। अब आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, वह तिब्बत का मानसरोवर झील से है। तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, इसे ये कहा जाता है सांगपो कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसे सांगपो कहा जाता है। चीन में यारलुंग कहा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में करती दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, जब यह पद्मा के साथ मिल जाती है तो मेघना के रूप में जाना जाता है। यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो आशा करते हैं अमेजन से परिचित ही हो ही गए होंगे। यह दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील क्षेत्रों में से ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का एक ही भाग है, यह उत्तरी अमेरिका का है, फ्रांस यूरोप का है, कनाडा आप तो आ जाइए, कनाडा यूएसए के ऊपर है, तो यह ब्राज़ील ही हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी के रूप में होती है। अपने साथ सबसे ज़्यादा आयतन भी लेकर चलती है। विश्व के दूसरे नंबर पर यह लंबाई में 6400 किलोमीटर के साथ आती है। तो ये विश्व की प्रमुख नदियाँ से रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्न को देखा, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।